Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत का विभाग क्षेत्र होता है, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, इसमें बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं और इन बाइनरी ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में फील्ड प्रॉपर्टीज इसमें किस तरीके से सेटिस्फाई होती हैं। तो क्योंकि हम फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो D हम मान लेते हैं कोई इंटीग्रल डोमेन है और इस इंटीग्रल डोमेन में से ज़ीरो हटाने के बाद, दैट मीन्स D माइनस ज़ीरो, D में से ज़ीरो हटाने के बाद जो सेट आ रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं D0 से। अब ये सेट हमने लिया है D क्रॉस D0, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं D एंड D0 का। इस सेट में हम इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, D क्रॉस D0 क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो ये D क्रॉस D0 के दो एलिमेंट्स लिए हैं AB एंड CD। ये इस रिलेशन इक्विवेलेंस से रिलेटेड होंगे। AB, this ordered pair AB will be related to CD if and only if AD is equal to BC. That means ये एक्सट्रीम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर ये बीच वाले एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर हो, AD is equal to BC है, तो हम कहेंगे कि दिस ऑर्डर्ड पेयर AB is equivalent to CD। सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये जो रिलेशन हमने ऊपर डिफाइन किया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप जानते हैं, किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको तीन बातें प्रूव करनी होती हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक या सममित है एंड तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव या संक्रामक है। तो बारी बारी से हम इन प्रॉपर्टीज़ को अब देखते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। उसके लिए हमने ये ऑर्डर्ड पेयर AB ले लिया बिलोंगिंग टू D क्रॉस D0। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ये बताने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि AB इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अब आप देखिए AB हमने D क्रॉस D0 में लिया है, दैट मीन्स ये जो पहला एलिमेंट A है ये D का एलिमेंट है, D इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, B बिलोंग कर रहा है D0 में, तो दैट मीन्स B इज़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होती है। इंटीग्रल डोमेन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो A एंड B क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में ही बिलोंग कर रहे हैं और इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव होती है, इसलिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, AB विल बी इक्वल टू BA। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं क्योंकि A एंड B आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ D। अब आप देखिए AB इज इक्वल टू BA आपके पास आया है, दिस इम्प्लाइज AB, this ordered pair AB will be equivalent to itself, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक्सट्रीम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आप करेंगे तो AB आएगा और बीच वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास B आएगा। हमारे पास AB इज इक्वल टू BA है, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट BA के बराबर आ रहा है, इसलिए ये आपकी रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। Each element of D क्रॉस D0 is equivalent to itself, तो ये रिलेशन हो गया आपका रिफ्लेक्सिव क्योंकि ये D क्रॉस D0 के हर एलिमेंट को खुद से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए
हमने D क्रॉस D0 के दो एलिमेंट्स ले लिए, दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, A, B एंड C, D। अब यहाँ भी A एंड C ये तो D के एलिमेंट्स होंगे, B एंड D D0 के एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स ये D के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। अब ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह से लिए हैं सच दैट AB इज़ इक्विवेलेंट टू CD। अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो AB इज़ इक्विवेलेंट टू CD शुड इम्प्लाई CD इज़ इक्विवेलेंट टू AB। ऐसा हो तो हम रिलेशन को सिमेट्रिक कह सकते हैं। अब आप देखिए AB इज़ इक्विवेलेंट टू CD अगर है तो इस रिलेशन की डेफिनेशन से फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट दैट मीन्स AD शुड बी इक्वल टू बीच वाले दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट BC। अब A, B, C एंड D सभी D के एलिमेंट्स हैं और D में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, तो इस BC की जगह हम लिख सकते हैं CB और इस AD की जगह आप लिख सकते हैं DA। तो हम लिख सकते हैं CB इज़ इक्वल टू DA और CB इज़ इक्वल टू DA अगर है तो CD विल बी इक्विवेलेंट टू AB, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो CB आ रहा है और बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास DA आ रहा है। तो CB इज़ इक्वल टू DA आते ही आप कह सकते हैं CD इज़ इक्विवेलेंट टू AB। तो यहाँ हमने AB इज़ इक्विवेलेंट टू CD मानते हुए प्रूव कर दिया है कि CD इज़ इक्विवेलेंट टू AB, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेशन दिस इज़ सिमेट्रिक। अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी हम प्रूव करेंगे जो कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें चाहिए, दैट इज़ ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब रिलेशन को ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए मान लीजिए दिस ऑर्डर्ड पेयर AB इज़ इक्विवेलेंट टू CD एंड CD इज़ इक्विवेलेंट टू EF। अगर रिलेशन ट्रांसिटिव है तो आपके पास आ जाना चाहिए AB शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस EF। अब देखिए AB इज़ इक्विवेलेंट टू CD माना है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट दिस AD शुड बी इक्वल टू बीच वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट BC, और इन दोनों को इक्विवेलेंट माना है तो CF का प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट CF शुड बी इक्वल टू DE। अब ये जो दो रिलेशंस आपके पास आए हैं इनको आप साइड वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा ADCF और राइट हैंड साइड में आ जाएगा BCDE। अब ये सारे एलिमेंट्स A, B, C, D, E एक्सेट्रा ये सब इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ आप कैंसलेशन लॉ लगा सकते हैं। आप कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो D एंड C कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा AF इज़ इक्वल टू BE। अब AF इज़ इक्वल टू BE होने का मतलब है कि दिस ऑर्डर्ड पेयर AB इज़ इक्विवेलेंट टू EF, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास AF आएगा और बीच वाले दो का प्रोडक्ट BE आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं दिस मीन्स AB इज़ इक्विवेलेंट टू EF। तो आप देखिए यहाँ हमने माना था AB CD के इक्विवेलेंट है एंड CD EF के इक्विवेलेंट है, और ये मानते हुए हमने शो कर दिया है कि AB इज़ इक्विवेलेंट टू EF। यहाँ आपके पास आ गया है AB इज़ इक्विवेलेंट टू EF, इसलिए हम कह सकते हैं ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। अब ये रिलेशन क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव हो गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक तुल्यता संबंध है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस के बीच में रिलेशन होता है, ये हम देख चुके हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस। तो जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा ये सेट को पार्टीशन कर देता है इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये रिलेशन जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ ये आपके सेट D क्रॉस D0 में डिफाइंड था, तो ये D क्रॉस D0 को पार्टीशन कर देगा इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस।
अब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी को कंटेन करने वाली इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल ए अपॉन बी से। तो ए अपॉन बी जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास है इसको हम डिनोट कर रहे हैं ए अपॉन बी से। ए अपॉन बी में हम वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स डालेंगे विच आर इक्विवेलेंट टू ए बी। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल xy belonging to D cross D0 such that xy is equivalent to AB. तो A upon B denotes the equivalence class containing AB. इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे which are equivalent to AB. और F से हम अब डिनोट करेंगे set of all these equivalence classes. तो इक्विवेलेंस क्लासेस इस टाइप के जितने भी आप बना सकते हैं उन सब का एक सेट बना लीजिए। उस सेट को हम डिनोट कर रहे हैं F से। तो F इज सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द टाइप A अपॉन B। अब A अपॉन B यहाँ से डिराइव हुआ है इस ऑर्डर्ड पेयर AB से, और AB बिलोंग करता है D क्रॉस D नॉट को। तो A आता है D से, B आता है D0 से, तो दिस B इज अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो जब आपने ये F लिया द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द टाइप A अपॉन B, तो A आएगा इंटीग्रल डोमेन D से, B विल बी अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, दैट मीन्स B विल बिलोंग टू D नॉट। अब F आपके पास सेट आ गया है। हम शो करेंगे कि दिस फॉर्म्स अ फील्ड। अब फील्ड के लिए आपको दो बाइनरी ऑपरेशंस चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम F में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे। तो F के दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, A अपॉन बी एंड C अपॉन डी। ये दो एलिमेंट्स ले लिए F के। एडिशन इस तरीके से डिफाइंड है, A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी will give you this, and इनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड है, A अपॉन बी इंटू C अपॉन डी विल गिव यू दिस। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन LCM लेके करते हैं, उसी तरीके से A अपॉन बी एंड C अपॉन डी का एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। हालांकि ये A अपॉन बी और C अपॉन डी ये नंबर्स के फ्रैक्शंस नहीं हैं, लेकिन इनका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस के एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की तरह से डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली तो ये A अपॉन बी आपका फ्रैक्शन नहीं होके दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ F। ये डिनोट कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग AB। दिस इज डिनोटिंग set of all elements which are equivalent to AB। तो इसको हम डिनोट फ्रैक्शन की तरह से कर रहे हैं, और इसका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स में फ्रैक्शंस का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है। अब आप देखिए कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस अगर इक्वल हैं, अगर A अपॉन बी इज़ इक्वल टू C अपॉन डी है, तो A अपॉन बी में हम वो सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं दैट आर इक्विवेलेंट टू ऑर्डर्ड पेयर AB, और C अपॉन डी में वो सारे एलिमेंट्स डालते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स दैट आर इक्विवेलेंट टू CD। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस मीन्स दिस ऑर्डर्ड पेयर AB शुड बी इक्विवेलेंट टू CD। अब ये दोनों अगर इक्विवेलेंट हैं तो ये फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट AD शुड बी इक्वल टू बीच वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट BC। अब आप देखिए AB इज इक्वल टू BA हम हमेशा लिख सकते हैं यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। AB इज इक्वल टू BA है तो ABX विल बी इक्वल टू BAX for all non-zero elements x belonging to D naught। अब this means A upon B को हम लिख सकते हैं AX upon BX।
क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस आ रही हैं इनका बिहेवियर बिल्कुल कोशंट्स की तरह है। अगर ए बी इज़ इक्वल टू सी डी है तो आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस में जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास ए डी इज़ इक्वल टू बी सी आ जाता है, उसी तरीके का ये इक्विवेलेंस क्लासेस में भी हो रहा है कि अगर ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी है तो आपको ए डी इज़ इक्वल टू बी सी मिल रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर आपके पास हम कह रहे हैं ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी एक्स। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स इज़ इक्वल टू बी ए एक्स आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ था। अगर ये चीज़ आपके पास आ रही है तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्विवेलेंस क्लास ए अपॉन बी इज़ द सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो इन इक्विवेलेंस क्लासेस का बिहेवियर बिल्कुल ऑर्डिनरी नंबर्स के जो कोशंट्स होते हैं उसी तरीके से है। तो अब a अपॉन बी क्योंकि इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी एक्स हो गया, दैट मीन्स सेम इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके आपको मिल जाएंगे। जैसे ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस में होता है, आप 1/2 लिखें या 1/2 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, चीज़ आपकी सेम रहती है। वही चीज़ आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस में हो रही है। ए अपॉन बी ये जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास है उसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास को, सेम इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके आपको मिल गए, तो जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपने डिफाइन किए थे आपको शो करना पड़ेगा कि दीज ऑपरेशंस आर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास को अगर आपने दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया है, अगर a अपॉन बी इज़ द सेम एज a डैश अपॉन b डैश एंड c अपॉन d इज़ द सेम एज c डैश अपॉन d डैश, तो सेम इक्विवेलेंस क्लास को आप अलग अलग तरीक़ों से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन वेल डिफाइंड तब होगा जब आप इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ें तो रिज़ल्ट भी इक्वल आए। तो दैट मीन्स a अपॉन b को c अपॉन d में जोड़ें तो दिस शुड बी द सेम एज a डैश अपॉन b डैश एडेड टू c डैश अपॉन d डैश। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड तब होगा जब a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन d इज़ द सेम एज a डैश अपॉन b डैश मल्टीप्लाइड बाय c डैश अपॉन d डैश। तो यहाँ ऑपरेशंस को वेल डिफाइंड हमें इसलिए प्रूव करना पड़ रहा है क्योंकि सेम इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके अवेलेबल हैं। तो अब आप देखिए, हम इसको सबसे पहले एडिशन को वेल डिफाइंड शो करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अब आप देखिए, एडिशन वेल डिफाइंड होगा इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। a upon b plus c upon d is the same as a dash upon b dash plus c dash upon d dash। अब एडिशन की डेफिनेशन लगाइए तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इसके बराबर आ जाएगी और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इसके बराबर आपके पास आ जाएगी। अब इसको होने, दिस इज इक्वल टू दिस होने का मतलब है आप इसको ऑर्डिनरी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये हो जाएगी एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू दिस। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं या नहीं। अगर ये बराबर आ जाती हैं तो एडिशन विल बी वेल डिफाइंड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पर आपके कोशंट्स हट गए हैं, ये ऑर्डिनरी एलिमेंट्स आ गए हैं आपके इंटीग्रल डोमेन डी के। तो आप एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एक्सेट्रा यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ऑर्डिनरी तरीके से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो रहा है। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये ऑर्डिनरी एलिमेंट्स हैं इंटीग्रल डोमेन के, तो ये सिंप्लीफाई होके आपके इस तरीके से आ जाएगा
विच विल बी द सेम एज राइट हैंड साइड। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और अगर ये इक्वल है तो एडिशन इज वेल डिफाइंड। इसी टाइप से हम प्रूव करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। अब मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगा इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह से सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगा। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हुई। लेफ्ट हैंड साइड में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा के ये ए एंड बी डैश को साथ में लिखा है एंड सी एंड डी डैश को साथ में लिखा है। अब ए बी डैश इज़ द सेम एज बी ए डैश, और सी डी डैश की जगह डी सी डैश लिखा हुआ है। वंस अगेन आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। अब देखिए एफ में हमने दो बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए थे, और दोनों ही ऑपरेशंस प्रूव कर दिया है कि ये एफ में वेल डिफाइंड है। तो अब आपके पास सेट एफ आ गया है टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट। अब हम प्रूव अगर कर देते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस एफ फॉर्म्स अ फील्ड, तो ये फील्ड कहलाएगा आपका फील्ड ऑफ कोशंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हमने अभी डिफाइन किए हैं, उनके रेस्पेक्ट में एफ फील्ड बनेगा और ये कहलाएगा फील्ड ऑफ कोशंट्स। तो अब इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में एफ फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हम वेरीफाई करेंगे एफ में विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जहाँ हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए थे। वहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम f के दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, वापस आपको f का ही एलिमेंट मिल रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ d आ रहा है। और इसी तरीके से f के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर भी आपको वापस f का ही एलिमेंट मिलेगा। इसलिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के रेस्पेक्ट में f क्लोज्ड होगा। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं f इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगली रिक्वायरमेंट फील्ड प्रूव करने के लिए हमारी होती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना पड़ेगी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि फील्ड के लिए f प्लस अबेलियन ग्रुप चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन भी चाहिए, f डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं f के, ए बी, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ। ये हमने f के एलिमेंट्स लिए हैं। अब एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करने के लिए पहले ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाया है। अब ये एलिमेंट्स क्योंकि ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस की तरह इसको सॉल्व कर रखा है, और सॉल्व आप इसको करेंगे तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद आप a अपॉन बी को अलग कर सकते हैं, और इन दोनों एलिमेंट्स को आप, इस पूरे पोर्शन को आप अलग से लें, तो ये आपका
f कैंसिल होके इसमें से इन दोनों में से f कैंसिल होगा और इन दोनों में से d कैंसिल होगा, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके इस तरह से आ जाएगा। अब ब्रैकेट शिफ्ट इधर हो गया है, तो हम कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि इनका बिहेवियर ऑर्डिनरी क्वोशंट्स या फ्रैक्शंस की तरह से है। तो उसी तरीके से सिंप्लीफाई आप करके एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ शो किया हुआ है। तो बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी एसोसिएटिव इन एफ। फील्ड प्रूव करने के लिए आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, बोथ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। एफ प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन होनी चाहिए। एंड फील्ड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, आप देखिए f के दो एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो एडिशन के डेफिनेशन से ये आ जाएगा आपके पास। अब ये ए बी एंड सी डी आपके पास इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स हैं d के, तो इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन वैलिड होती है। तो यहाँ आप बी सी की जगह सी बी, ए डी की जगह डी ए लिख सकते हैं, और एडिशन भी कम्यूटेटिव है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज करके सी बी को पहले एंड डी ए को बाद में कर सकते हैं, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट दिस सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज द सेम एज सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, इसलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव इन एफ। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव शो किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से ये आएगा आपके पास, ऊपर और नीचे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है इंटीग्रल डोमेन के लिए, तो ये आपका सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव इन एफ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन एफ में हमने प्रूव करी। नेक्स्ट हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, बोथ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए डी इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन रिंग विथ यूनिटी होती है, तो इसलिए यूनिटी विल एग्जिस्ट इन डी। तो डी की एडिटिव आइडेंटिटी को हम 0 से और डी की यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1 से हम डिनोट करें तो 0/1 जो है f का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि f के एलिमेंट्स में ये जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है ये d का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसको हमने 0 ले लिया। डिनोमिनेटर पार्ट d नॉट में से आता है, दिस शुड बी ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ d, तो ये 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी है, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सो दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ f। अब ये f की एडिटिव आइडेंटिटी होगी, आप चेक कर सकते हैं 0/1 को f के किसी भी एलिमेंट में आप ऐड करें तो एडिशन की डेफिनेशन आप लगाइए, ये सिंप्लीफाई होके आपको a/b मिल जाएगा। अब ये एडिशन चाहे आप लेफ़्ट में करें चाहे राइट में करें, हमेशा आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। तो 0/1 को f के किसी भी एलिमेंट में जोड़ने पे वही एलिमेंट आपको वापस मिल रहा है, इसलिए 0/1 f में एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। इसी टाइप से 1/1 f की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि 1/1 को आप f के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन आप लगाइए, आपको वही एलिमेंट a/b वापस मिल जाएगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट में करें या राइट में। इसलिए f में आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल रही है 0/1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल रही है 1/1, तो दोनों तरह की आइडेंटिटीज़ f में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली कंडीशन देखिए आप, फील्ड में f प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए,
तो एडिटिव इन्वर्स तो हर एलिमेंट का निकलना चाहिए। और फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स फील्ड में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमको एडिटिव इन्वर्स शो करना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के लिए शो करना पड़ेगा। तो A/B अगर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं F का, माइनस A/B बिलोंगिंग टू F विल बी द एडिटिव इन्वर्स। ये माइनस A/B F में बिलोंग करेगा क्योंकि A/B F में था तो B नॉन ज़ीरो था। माइनस A/B करने में B अगेन आपका नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही रहा, तो दिस विल बिलोंग टू F और ये एडिटिव इन्वर्स होगा क्योंकि A/B में आप माइनस A/B जोड़ते हैं, आप एडिशन की डेफिनेशन लगाइए तो आपको 0/1 मिल जाएगा, which will be the additive ident which is equal to the additive identity। एक्चुअली इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको देखिए 0/b² मिल रहा है। न्यूमरेटर पार्ट आपका 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट b² आ रहा है। अब 0/b² कैन बी रिटन एज 0/1 क्योंकि इस कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं 0 into x is equal to 1 into 0. This implies 0/1 is equal to 0/x क्योंकि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 into x will be same as 0 into 1। तो उसी टाइप की चीज़ यहाँ पर है, आप 0/b² लिखें या 0/1 लिखें, this will be same thing क्योंकि 0/1 is the same as 0/x for all x not equal to 0। तो आप यहाँ 1 लिखें 0 के नीचे या कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिखें, तो यहाँ b² नॉन ज़ीरो एलिमेंट था इसलिए दिस इज़ द सेम एज 0/1। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ने पर क्योंकि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस माइनस A/B इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A/B। अब इसी तरीके से हमको प्रूव करना है कि अगर हम कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेते हैं F का तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी F में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हम A/B को ले रहे हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ F। अब F का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट B तो नॉन ज़ीरो होता ही है, इसको हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है A ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ F लेने का मतलब है बोथ A एंड B आर नॉन ज़ीरो। अब अगर हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं B/A तो ये भी नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि दिस विल बिलोंग टू F एंड A ये जो आ रहा है क्योंकि A इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ था, डिनोमिनेटर पार्ट जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 हुआ B/A विल बी एन एलिमेंट ऑफ F। अब आप इन दोनों A/B एंड B/A को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 विच इज़ इक्वल टू यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। अब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तभी आती है जब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों। तो हम कह सकते हैं कि दिस B/A इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट A/B ऑफ F। तो F के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपको F में ही मिल रहा है। तो ये फील्ड में इन्वर्स की कंडीशन हो गई, हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स और नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अपने को वापस F में ही मिल रहा है। अब लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख रहे हैं, हम निकाल रहे हैं A.B मल्टीप्लाइड बाय ये A/B मल्टीप्लाइड बाय C/D प्लस E/F।
अब यहाँ एडिशन की डेफिनेशन लगाई हुई है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगा के इसको सिंप्लीफाई कर रखा है। अब यहाँ पर इसको आप दो पार्ट्स में दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस में डिवाइड कर लीजिए एंड सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके इस तरह से आ जाएगा, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। तो ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। एंड इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस हम ले रहे हैं इनका बिहेवियर एडिशन करें चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, ये फ्रैक्शंस की तरह बिहेव कर रही हैं। तो उसी तरीके से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। फील्ड के लिए F होना चाहिए था कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जिसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी F में ही एग्जिस्ट करे। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो F था, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट, दिस इज़ अ फील्ड। और ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ कोशंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन D, पूर्णांकीय प्रांत का विभाग क्षेत्र। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशंट फील्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो हम उन थ्योरम्स के लिए प्रोसीड करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोशंट फील्ड किसे कहते हैं, F के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। तो F इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप A अपॉन बी। A अपॉन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि A अपॉन बी रिप्रेजेंट करता है set of all elements which are equivalent to the ordered pair AB। यहाँ A is an element of the integral domain D, B is a non-zero element of the integral domain, so B is an element of D naught। कोशंट फील्ड में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और साथ में कोशंट फील्ड में एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब हम अगले लेक्चर में थ्योरम्स के लिए प्रोसीड करें। तो आप इस लेक्चर को पढ़िए और कोशंट फील्ड्स किस तरह से डिराइव होता है ये देखने की कोशिश करिए। दिस विल बी ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।